नमस्कार मित्रों, स्वागत है अब्रेल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुमंत कुमार आपको हिंदी में वर्णमाला पढ़ा रहा हूँ। मैंने वर्णमाला का भाग 1 आपको पढ़ाया है। ठीक है, आज ये भाग 2 है। वर्णमाला के भाग 1 में मैंने स्वरों पर बात की थी। स्वर के बारे में मैंने सारी बातें वहाँ पर बताई है और उस भाग में स्वर के बारे में कुछ बात छूट गई थी जो मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। साथ ही साथ आज हम पूरी की पूरी वर्णमाला को पढ़ेंगे और देखते हैं इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, आइए शुरू करते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला में मैंने बताए थे कि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो मैंने वहां पर स्वर के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के इससे पहले वाली वीडियो आप देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने जो कल पढ़ाया था उसमें ये मैंने आपको बताया नहीं था कि उच्चारण के आधार पर स्वर। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर जो वर्णमाला है वो 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। देखिए, अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर स्वर की बात करें तो स्वर के जो मैंने यहाँ पर जो भाग लिखे हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, जैसे अग्रस्वर। अग्रस्वर जिह्वा के जीभ या जीभ के अग्रभाग से उच्चरित होते हैं या उच्चारण किया जाता है। इन वर्णों का उच्चारण जैसे ई, ए का उच्चारण होता है वो जिह्वा के अग्रभाग से होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। मध्य स्वर, मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान जिह्वा के मध्य भाग से होता है उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें पश्च स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से होता है, जैसे आ, उ, ओ, औ। समृद्ध स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह कम खुलता है, ई, उ। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हैं यहां पर स्वर ये समृद्ध स्वर होते हैं। विविध स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख अधिक खुलता है, ए, ऐ, ओ, ए, ऐ, आ, ओ, औ। ठीक है, ये जो मैंने यहां पर वर्ण लिख रखे हैं ये स्वर विविध स्वर कहलाते हैं और ये जो स्वर है ये क्या कहलाते हैं? समृद्ध स्वर। बार बार पूछा जाता है, काफी कठिन होता है यहां से, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं व्यंजन। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बाध्य गति से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण करने में बाधा होती है, अर्थात ये किसी ना किसी के सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से किया जाता है। आइए देखते हैं, मैंने बताया भी था कि व्यंजन की संख्या कितनी होती? 33 होती है। आइए देखते हैं व्यंजनों को हम कैसे अध्ययन करते हैं। तो व्यंजनों को 2 प्रकार से अध्ययन किया जाता है, स्थान के आधार पर कि इनका उच्चारण जो हमारी स्वर तंत्रिका है उनमें किस स्थान से होता है, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। दूसरा क्या? प्रयत्न के आधार पर। आइए समझते हैं कि स्थान के आधार पर व्यंजनों का किस तरह से हम अध्ययन करते हैं। वर्ग, जैसे कि हमें पता है ये 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ये कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कंठ यहां से उच्चरित होते हैं क वर्ग के जो वर्ण है। ख वर्ग के जो वर्ण है
इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, अर्थात जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। ट वर्ग, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, अर्थात जिह्वा बहुत तेजी से ऊपर जाती है और फिर नीचे गिरती है। ट वर्ग, ट वर्ग ऐसे वर्ण जिनको दंत की सहायता से बोला जाता है, अर्थात इन्हें दंत कहते हैं। जैसे आप ता का उच्चारण करें तो इसमें दंत का प्रयोजन होता है, दंत के आधार पर ही बोला जाता है। प वर्ग, प वर्ग के जो वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से किया जाता है। अगर आप प वर्ग के किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान करते हैं तो उसमें ओष्ठ के मदद से ही वो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। इनका उच्चारण हम ओष्ठ की मदद से करते हैं। जैसे माँ, अगर हम माँ शब्द बोलते हैं तो इसमें ओठ की मदद से ही हम बोलते हैं। ठीक है, और हम बात करें कि या, जो या है इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, जैसे च वैसे या। ठीक है, उसी तरीके से रा का उच्चारण स्थान दंत होता है, ला का भी उच्चारण स्थान दंत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है वा का उच्चारण स्थान। ये जो उच्चारण स्थान है ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है। दंतोष्ठ, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों, दंतोष्ठ। ठीक है, अब हम बात करें श, जो श होता है इसका उच्चारण स्थान तालव्य, जैसे श वैसे च, तो इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। और ये जो षटकोण वाली श होती है, जो मूर्धन्य श होती है, इसे आप हम लोग मूर्धन्य श भी कहते हैं, इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये मूर्धन्य, क्या है, मूर्धन्य। श का उच्चारण स्थान, जो छोटा श है इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। जैसे हम त बोलते हैं वैसे श आप उच्चारण करिए, आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये बिल्कुल उच्चारण, जो उच्चारण है बिल्कुल त जैसा है, श या त। और हा का उच्चारण स्थान कंठ जैसा होता है, जैसे क वैसे हा। ठीक है, तो ये जो हमने यहां पर व्यंजनों को जो बांटा है, जो अध्ययन किया, वो स्थान के आधार पर थे। किस आधार पर थे मित्रों, स्थान के आधार पर थे। अब हम प्रयत्न के आधार पर देखते हैं, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन दूसरा, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या 3 होती है। कैसे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजनों की संख्या, बार बार ये पूछा जाता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क से लेकर के मां तक के जो व्यंजन होते हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय मुख से कुछ ना कुछ उष्मा की मात्रा बाहर निकलती है, जैसे श, श, सा और हा। इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो इनके उच्चारण करने से मुख से कुछ ना कुछ ऊष्मा की मात्रा बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। ये जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन को ऊष्म संघर्षी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऊष्म संघर्षी, न कि स्पर्श संघर्षी। काफी अंतर है ऊष्म संघर्षी और स्पर्श संघर्षी में। जो ऊष्म संघर्षी होते हैं वो श, स, श, हा होते हैं। बात करते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। बार बार पूछाता है कि दिए गए विकल्प में किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है, बस याद कर लीजिए। ठीक है, और लुंठित व्यंजन,
लुंठित, र को हम क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। क्या कहते हैं, र को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा कहीं थोड़ा सा थर्राती है, अर्थात जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए पार्श्विक व्यंजन, ला को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अर्धस्वर है, लुंठित है और पार्श्विक व्यंजन, ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, विकल्प दिया जाता है कि दिए गए विकल्प में कौन सा वर्ण लुंठित है या कौन सा अर्धस्वर है या कौन सा प्रकंपित है। अगर हम इनको बात करें संपूर्ण रूप से, इन्हें हम या रा लावा को क्या कहते हैं, तो इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं द्विगुण व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन को ही हम द्विगुण क्या कहते हैं, द्विगुण, दो गुण, अर्थात इनमें दो गुण है। उच्छिष्ट व्यंजन का अगर हम उच्चारण स्थान देखें तो जिह्वा बहुत तेजी से ऊपर जाती है और उतने ही तेजी से नीचे आती है। ठीक है, द्विगुण द्विगुण व्यंजन, तो अगर आपसे पूछा जाए उच्छिष्ट व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनके गुण दो होते हैं, जैसे अगर हम डमरू लिखें तो ड में बिंदी नहीं लगेगी, अगर हम इसको बाद में लिखते हैं तो ड में बिंदी लगती है। ठीक है, जैसे आप ढोलक, ढोलक लिखिए तो ढा पे बिंदी नहीं लगेगी, लेकिन अगर यह वर्ण बीच में आता है तो फिर उस पे बिंदी लगती है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे, आपने इस चीज को समझ लिया होगा, उच्छिष्ट व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बात करें स्पर्श संघर्षी। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ऊष्म संघर्षी, बड़े बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां आपने संघर्षी देखा और आपने उस ऊष्म संघर्षी समझकर अपने विकल्प का चयन कर लिया। लेकिन स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है, उसमें जो संघर्षी होते हैं वो च वर्ग होता है। क्या होता है, च वर्ग। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा स्पर्श संघर्षी और ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी में। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अंतर कितना है स्पर्श संघर्षी का। स्पर्श संघर्षी की बात करें तो आपका जो च वर्ग के वर्ण होते हैं उन्हें ही हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अब स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजन है इनका अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं, एक अघोष और ये सघोष। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बड़े सरल प्रकृति के जो प्रश्न होते हैं उसमें भी गलतियां हो जाती है। स्वर तंत्रियां, अघोष, अघोष क्या होता है, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कम कंपन होता है। क्या होता है, कम कंपन होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कम कंपन होता है उन्हें अघोष कहते हैं। तो जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष कहलाता है। 1 2 ऐसे याद कर लीजिए, क और ख जो होंगे ये क्या होंगे, ये अघोष कहलाएंगे। और ध्यान रखिएगा जो श, श और ह जो होता है ये भी अघोष होते हैं। तो आपने समझ लिया कि प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण और श, श, ह ये जो होते हैं ये अघोष होते हैं। ठीक है, बात करते हैं सघोष। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक कंपन करती हैं। सघोष, स मतलब सहित, घोष मतलब आवाज। ठीक है, तो जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है, जो
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। साथ ही साथ या, रा, ला, वा, हा, जो या, रा, ला, वा, हा है, ये भी वर्ण सघोष कहलाते हैं। तो आप अच्छे से इन्हें नोट कर लीजिए। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सके और आसानी से आप वर्णमाला पर अपनी पकड़ बना रखें। ठीक है। श्वास, श्वास मतलब होता है प्राण अर्थात वायु। श्वास के आधार पर वर्ण जो व्यंजन है इनको दो भागों में बांटा गया है। तो श्वास के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। अब अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो फेफड़े से वायु होती है वो कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में फेफड़े से जो वायु है वो कम निकलती है, ऐसे व्यंजन को अल्प प्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा 1, 3, 5 जैसे का और गा और अंगा, अगर हम इनका उच्चारण स्थान करें तो ये अल्प प्राण उच्चारण के आधार पर अल्प प्राण कहलाएंगे। और हम जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी अल्प प्राण होते हैं। ध्यान रखिएगा, या, रा, ला, वा वो भी अल्प प्राण होते हैं। बात करें महाप्राण की, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में फेफड़े से वायु की मात्रा अधिक निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें महाप्राण कहा जाता है। फिर से सुनिए, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़े से जो वायु है वो अधिक मात्रा में निकलती है, ऐसे वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। ऐसे वर्णों को महाप्राण कहा जाता है। 2 और 4 अर्थात खा और घा वर्ण। अगर हम क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में कौन कौन से होंगे? तो खा और घा क्या होंगे? ये महाप्राण होंगे। क्या होंगे? ये महाप्राण। अब एक थोड़ा अल्प प्राण की बात कर ले तो अल्प प्राण में जैसे आपका का, ग और अंगा, ये क्या होंगे? ये अल्प प्राण होंगे। महाप्राण की बात करें तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उन्हें हम महाप्राण में अध्ययन करते हैं। इनके उच्चारण में जो फेफड़े से वायु है वो अधिक निकलती, श, स, स और हा। ठीक है। आप एक चीज देख रहे हैं कि अब आप सोच रहे होंगे इनको याद कैसे किया जाए। आप देख रहे हैं कि जो अघोष है उसमें श, श, हा आता है, श, स, स आता है, जबकि महाप्राण में स, स, हा आता है। ठीक है। तो अगर हम अघोष और अल्प प्राण को याद कर लें तो बाकी सब आसानी से याद हो जाएगा। आप कैसे याद करेंगे? 1, 2 और 1, 3, 5 याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। अगर आपको अघोष को याद करना है तो 1, 2 और मतलब पहला और दूसरा वर्ण, और अल्प प्राण को याद करना है 1, 3, 5। एक ही याद करिए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नासिक ध्वनियां। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण स्थान नाक से अर्थात नसिका से होता है, नासिका से होता है, उन्हें हम नासिक ध्वनियां या नासिक व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन अर्थात क से लेकर के जो म तक व्यंजन होते हैं, इन वर्ग के जो इन सभी पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो नासिक वर्ण कहलाते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, ठीक है, अंगा हो गया, इया हो गया, ड़ा हो गया, न हो गया और म हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण स्थान नासिका से होता है अर्थात नाक से होता है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन
जो ऐसे व्यंजन जो अन्य व्यंजनों की सहायता से बने हुए हैं या अन्य व्यंजनों की सहायता से बने होते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या मित्रों कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे छ, छ किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? क प्लस सा, षटकोण वाली सा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हलंत है वो का पर लगता है, बड़ा कंफ्यूज करता है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, सा पर कभी हलंत नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम त्र की बात करें तो त प्लस रा, त प्लस रा, ठीक है। अगर हम ज्ञा की बात करें तो ज प्लस इया, ज्ञा की बात करें तो ज प्लस इया। अगर हम स्र की बात करें तो जो स्र व्यंजन है ये श और र से मिलकर बना हुआ है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि छ के बाद किस वर्ण का उच्चारण होता है? छ के बाद ये जो वर्ण छ है इसके बाद किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है? तो आपका जवाब होगा का। क्या जवाब होगा मित्रों? का, ठीक है। कि छ के उच्चारण स्थान के बाद किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो आप बताएंगे का होता है, ठीक है। क वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो मित्रों हम लोगों ने समझा कि व्यंजन में अर्धस्वर क्या व्यंजन में अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी क्या होता है, ऊष्म संघर्षी क्या होते हैं, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, किन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, किन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है, किन का ओष्ठ से होता है, किन का मूर्धा से होता है, किन वर्णों को अल्पप्राण कहा जाता है, किन्हें महाप्राण कहा जाता है, किसे अघोष कहा जाता है, किसे सघोष कहा जाता है। और बार बार जो मैंने यहां पर वर्ड लिखे हैं ये लग तो बहुत आसान रहे, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण स्थान को पता करने में। अगर आप इसको अच्छे से एक बार अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपको काफी मदद मिलेगी, ठीक है। तो वा को बार बार पूछा था मैंने पहले भी, जैसे कि बताया काफी इंपॉर्टेंट है। दंतोष्ठ, कहां से वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। तो मित्रों इस तरीके से हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया। वर्णमाला भाग 1 और भाग 2 अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा आपके जो डाउट हैं वो दूर हो जाए, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से बार बार आप इन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे और लिख करके नोट कर लेंगे तो काफी मदद मिलेगी। और मित्रों आपको बता दें कि आप मेरे जो लेक्चर है इनको धीरे धीरे नोट करते चलिए। मैं आपको हिंदी बहुत बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आपको जरूर मदद मिलेगी, ठीक है। तो मित्रों मेरे जो वीडियो है इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।